नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की बुक चल रही है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसका हम पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, जिसका हम आज 5वां और अंतिम वीडियो लेके आए हैं। आज ये पाठ हम समाप्त करेंगे और प्रश्न उत्तर भी पाठ समाप्त होते ही आपको करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और इससे पहले इस किताब के जो भी वीडियो आपने नहीं देखे, आई बटन में उनका लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं भरतपुर में जन आंदोलन। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। यानी भरतपुर में जो जन जागृति की थी उनमें दो व्यक्तियों के नाम प्रमुख आते हैं, एक तो जगन्नाथ दास अधिकारी और एक गंगा प्रसाद शास्त्री। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशाली व्यक्ति थे। यानी भरतपुर के उस समय के जो राजा थे किशन सिंह, वो एक प्रगतिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास किया। उन्होंने हिंदी जो है उसको राजभाषा का दर्जा दिया कि हिंदी हमारी भरतपुर की राज्य भाषा है, और जो गाँव और नगर में जो स्वायत्त शासी संस्थाएं भी बनाई। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के पक्षधर में थे। यानी वो जो है उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते थे। उनके प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया और बालक ब्रजेंद्र सिंह को गद्दी बैठाया तथा शासन चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब क्या है, उनके जो प्रगतिशील विचार थे वो ब्रिटिश सरकार को नहीं भाई, उन्होंने उनको गद्दी से हटा दिया और जो बालक था ब्रजेंद्र सिंह उसको गद्दी पर उठा दिया और एक शासन चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1930 में जो भरतपुर महाविद्यालय के यानी भरतपुर कॉलेज के जो छात्र थे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। यानी जो 1938 में रेवाड़ी जो है वहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने। यानी भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? गोपीलाल यादव। कोषाध्यक्ष जो है मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित दी। जो राज्य सरकार थी भरतपुर की, उसने इसको गैर कानूनी संस्था बता दिया। इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। यानी जो प्रजामंडल है इसने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दी गई। यानी 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दी गई और सब नेता जो है जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास जो है इसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत, यानी उत्तरदायी शासन की मांग हुई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रिज जनप्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। यानी जो सरकार है इसने 22 अक्टूबर 1942 को ब्रिज जनप्रतिनिधि समिति इसकी गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में जो चुनाव कराए गए, जिसमें 50 सदस्य थे और 37 जो क्या इसमें निर्वाचित थे। प्रजा परिषद के जो है इसमें 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी जिन्हें जिन्हें राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, इनको इसका नेता बनाया गया। मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता, लेकिन परिषद को ढकोसलों का शीघ्र पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। यानी जो परिषद के नेता थे उनको पता चल गया ये जो बनाया गई है ये जो चुनाव हुए हैं ये सिर्फ क्या ढकोसले, तो परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार चालू कर दिया। प्रजा परिषद का जो दूसरा दिवस है वो 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित किया जाता है और फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी जाती है। प्रजामंडल ने जो अपना सत्याग्रह चालू कर दिया। राज्य सरकार ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 14 जनवरी 1947 को उस समय की जो वायसराय है वेवेल और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह दोनों भरतपुर आते हैं। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। जो जनता थी उसने अपना व्यापक प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अलवर की मेवों व जाटों में जो है दंगे बढ़ गए। यानी मेव और जाटों में दंगे बढ़ गए और 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को जो है मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं धौलपुर में जन आंदोलन। धौलपुर में जन चेतना का जो कार्य है वो स्वामी सरदानंद ने 1918 में प्रारंभ किया। जो स्वामी सरदानंद थे उन्होंने 1918 में प्रारंभ किया और 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में किसने की? पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने। इसके पश्चात 38 व 40 में उत्तरदायी शासन की मांग पेश की गई। यानी उत्तरदायी शासन की मांग की गई। 12 अक्टूबर 1946 को तासीम गांव में जो है प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने जो है किराए के गुंडों के माध्यम से यहाँ दंगे फसाद करवा दिए गए। 47 के बाद भी जो है धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा
अंत में 27 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्याग करने पर मजबूर कर दिया और बाद में जो है धौलपुर का जो है मत्स्य में विलयन किया गया। इसके बाद आता है करौली का जन आंदोलन। करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीवी लाल शर्मा और मान सिंह थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के बहुत से प्रयास किए गए। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें करौली उत्तरदायी शासन की मांग भी की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने जो 11 सदस्यों की समिति संविधान सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई और प्रजामंडल ने मांगी कि इसमें कुछ जो है जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी और कुछ समय बाद जो करौली का भी मत्स्य संघ में विलीन करना गया। अब अन्य राज्यों में जो जन आंदोलन चले वो राजस्थान में अनेक राज्य से जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे 32वें दशक में, यानी राजस्थान के बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ राजनीतिक चेतना जो है 20वीं सदी के दूसरे या तीसरे दशक में हुई। उनमें थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, सापरा, टोंक, कुशलगढ़। झालावाड़ राज्य एक ऐसा राज्य था जहाँ का राजा स्वयं प्रगतिवादी थे, यानी जो झालावाड़ के राज्य थे वो स्वयं प्रगतिवादी थे। उन्होंने जो है अनेक कदम ऐसे उठाए जिसमें जन चेतना में भी बढ़ोतरी हुई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकराचार्य, शिवलाल कटोरिया, भिखाबाई भील, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुलभाई भट्ट आदि ने जो है जन चेतना के अथक प्रयास भी किए और प्रजामंडलों की स्थापना की। डूंगरपुर के जो भोगीलाल पांड्या इन्होंने भीलों और अन्य पिछड़ी जातियों में जो शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया गया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास को भी दूर करने का प्रयास किया गया। उन्हीं के प्रयास से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। बांसवाड़ा में भीड़ बहुल इलाके जो है इसमें भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा की थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों में जो है वृहद राजस्थान में विलीन हो गई। अब हम पढ़ते हैं प्रजामंडलों का मूल्यांकन। राजस्थान में प्रजामंडलों या लोक परिषद को जन जागृति करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। सही बात है। उन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में जागना पैदा की, यानी इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न की थी। प्रारंभिक अवस्था में इन्हें सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रयास जो है कम नहीं हुए। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडलों को गैर कानूनी बनाया और बाद में सभी नेताओं को जेल में डाला। इससे जनता में और जागृति पैदा हुई। 1921 में राजाओं और नवाबों का जो केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया था, इसी संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना होने दी थी। प्रजामंडल ने जो है कांग्रेस का कार्यक्रमों को भी अपनाया, आंदोलन में भाग लिया। इससे 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो सबसे प्रमुख रहा। इससे सारा देश जो है एकता के सूत्र में बन गया। राजाओं को भी अभ्यास हो गया कि अब लोकतंत्र का युग आ गया है, राजतंत्र और जो निरंकुशता के दिन है वो चले गए। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी जो राजा है वो राज्यों को भारत संघ में विलीनीकरण स्वीकार कर लिया था। प्रजामंडल ने सामाजिक कुरीतियों की जनता की ओर ध्यान भी आकर्षित किया। इस महान सामाजिक और राजनीतिक प्रयास लाने का श्रेय जो है प्रजामंडलों को ही जाता है। तो ये हमारा जो पाठ है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि 1888 कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान से किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इसको हम सबसे ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ हमको इसका उत्तर मिलेगा। हम सबसे ऊपर लेके चलते हैं, वहाँ पर हमें इसका उत्तर जरूर मिलेगा। कांग्रेस का 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। तो यहाँ से हम ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ नहीं है। उसके बाद हम 1918 में आ जाते हैं, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं है। चलते ये रहा। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरिविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बन के गए थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 48 पर है। पेज नंबर 48 पर लास्ट लाइन और पेज नंबर 49 पर शुरुआत की लाइन। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका उत्तर तो वैसे तो वृद्धा है, फिर भी मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ कि राजस्थान सेवा संघ कहाँ बना था। इसका उत्तर आपको नीचे मिलेगा। यहाँ आप आओगे, यहाँ 1919 है। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई।
और इसके अंदर नाम अगर आप लिख सकते हो तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर का लिखोगे। पेज नंबर 49 में लास्ट का जो पैरा है उसमें पहली लाइन है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय देशी लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? उसकी बात करते हैं अखिल भारतीय देशी लोक परिषद, सेवा संघ यहाँ पर आ गया। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ नहीं है। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद नीचे लेके आते हैं। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये रही 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, ये यहाँ पर आपको राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना में लास्ट पेज में मिलेगा, पेज नंबर 52 में। ठीक है, ये प्रश्न आपका आ गया। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो ये हुई थी डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थानी टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थान अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन 1885 में अजमेर से। उत्तर लिखोगे अजमेर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो पूछा गया है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ? तो ऊपर का जो जन आंदोलन है ना, प्रजामंडल से पहली बात है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। ये जो ऊपर लिखी गई ना, ये बात 1857 हो पाया, इसके ऐतिहासिक और सजग उठी, ये सारी जो नीचे ये जो पॉइंट दे रखे ना वो सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आप उसका उत्तर बता सकते हो। अगला प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे और राजस्थान में जनजागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को समझाइए। तो जो राजस्थान सेवा संघ जहाँ से बना हुआ है ना उसके बाद के उसके उद्देश्य आपको लिखने। ये राजस्थान सेवा संघ हमने कहाँ से पढ़ा था? ये राजस्थान सेवा संघ, इसके मुख्य उद्देश्य, और यहाँ पर आप नीचे तक यहाँ पर इसको देख सकते हो, इसके अंदर काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, उसका आप उत्तर लिख देना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की जनजागृति में महात्मा गांधी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो आप लिख सकते हो। स्वतंत्रता आंदोलन की तरह राजस्थान में प्रजामंडल की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो मूल्यांकन करना है कि ऐसे कैसे मतलब इनकी भूमिकाएं रही। राजस्थान में जनजागृति कांग्रेस की भूमिका वर्णन कीजिए, तो कांग्रेस की क्या क्या भूमिका रही वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। कल दोस्तों हम इस बुक का छठा पाठ प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से यहाँ पर इस टॉपिक को समझाया भी गया है। तो आप जो है कल का वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो आपको आज का अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।